हर हर महादेव। प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं। ये बात वो महान लड़का बोलता था जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। किसी ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से कोई मतलब नहीं है? क्या तुम जिंदगी से निराश हो चुके हो? तो उसने जवाब दिया, मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूँ, पर ज़रूरत पड़ने पर मैं ये सब त्याग सकता हूँ और वही सच्चा बलिदान है। हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की, क्योंकि आज भारत का गौरव दिवस है। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने फांसी के फंदे को चूम कर गले लगाया था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियारबंद क्रांति की सोच इस विचार से उपजी थी कि हमें गुलाम बनाने वालों के आगे हम झुककर आज़ादी की भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि इसे छीन कर लेंगे। और इस विचार को बाद में लोकप्रिय बनाने का काम भगत सिंह ने बेहतरीन तरीके से किया। तो चलिए आज भगत सिंह के बारे में बात करते हैं। भारत माँ की आज़ादी के लिए बेहिसाब लोगों ने हंसते हंसते अपनी बलि दी है, मगर कुछ तो खास है जो सरदार भगत सिंह को उन सबकी भीड़ से अलग कर देती है। उन दिनों देश के लिए जान कुर्बान करने का फैशन था। हजारों की संख्या में लोग गिरफ्तार होते थे, सजा होती थी, बलि चढ़ जाते थे, लेकिन देश के लिए जान हथेली में लेकर घूमने वालों की संख्या बढ़ती ही जाती थी। उस दौर में ये लड़का भी देशभक्ति की आग में तप रहा था और उस आग में घी का काम कर रही थी विश्व भर में होने वाली क्रांतियाँ और उनसे उपजने वाले क्रांतिकारी विचार। अपने समकालीन महान क्रांतिकारियों में भगत सिंह ही संभवतः सबसे बड़ा विचारक भी हुआ। इतनी सक्रियता और व्यस्तता के बावजूद उन्होंने अपने विचारों को कागज पर उकेरा। उनकी पैनी निगाहों से कोई विषय बच नहीं सका। खुद उनके शब्दों में, मैं एक मानव हूँ और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। तत्कालीन विश्व और भारतीय राजनीति के बारे में भगत सिंह की समझ उनके समय के नेताओं से कहीं ज़्यादा परिपक्व थी। भगत सिंह ने उस वक्त ही कहा था कि साबरमती के संत को अस्थायी शिष्य नहीं मिलेंगे। आज हाल देखिए, गांधी जी को सिर्फ नाम भर का सरकारी सम्मान प्राप्त है। लोग तो उन्हें भगत सिंह की फांसी और भारत के बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं। गांधी की अहिंसावादी नीति व्यक्तिगत स्तर पर तो ठीक है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में यह नीति नकारा है। जब देश की राजनीति ही हिंसा के सहारे चल रही हो तो जनता को अहिंसा का पाठ पढ़ाना जनता को कमज़ोर करना है। लोगों का जीवन इस कदर समस्याओं से भरा पड़ा है कि उनका मानसिक और चारित्रिक स्तर पिछले कई दशकों से उन्नयन नहीं हुआ है। इस हालत में भारत के लोगों को संत बनने की सीख देना हास्यास्पद लगता है। बिना संघर्ष किए कोई भी अपना हक हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि जिन्होंने ये अधिकार छीन कर रखे हैं वो इतनी आसानी से उसे वापस नहीं देने वाले। यही कारण था कि गरम दल सशस्त्र क्रांति का पक्षधर था। भगत सिंह ने देश की बागडोर संभालने के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के नेताओं के बारे में कहा था कि भारत का शासन अंग्रेजों के हाथों से निकलकर चंद अमीरों के हाथों में चला जाएगा। भगत सिंह उसी समय पूंजीवाद की नकारात्मक प्रभावों को समझने में सक्षम थे। उन्होंने समाज के सभी वर्गों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी समानता स्थापित करने का व्यवहारिक विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अंग्रेजों और कांग्रेस के बीच एक समझौता होगा जिससे आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन भारत की जनता को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। सर्वहारा वर्ग जीवन की उसी समस्याओं से जूझता रहेगा जो सदियों से व्याप्त है। भगत सिंह ने किसान और मजदूरों का पक्ष जोरदार ढंग से दुनिया के समक्ष रखा। राष्ट्र की वास्तविक शक्ति इन्हीं हाथों में है और वो हाथ आज़ादी के बाद भी अपनी मौत के लिए रस्सी का फंदा बनाने के लिए मजबूर हैं। भगत सिंह के अनुसार, इस बारे में भगत सिंह कहते हैं, समाज का प्रमुख अंग होते हुए भी आज मजदूरों को उनके प्राथमिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है और उनकी गाढ़ी कमाई का सारा धन शोषक पूंजीपति हड़प जाते हैं। दूसरों के अन्नदाता किसान आज अपने परिवार सहित दाने दाने के लिए मोहताज है। दुनिया भर के बाजारों को कपड़ा मुहैया कराने वाला बुनकर अपने तथा अपने बच्चों के तन ढकने भर को भी कपड़ा नहीं पा रहा है। सुंदर महलों का निर्माण करने वाले राजगीर, लोहार तथा बढ़ई स्वयं गंदे बाड़ों में रहकर ही अपना जीवन लीला समाप्त कर जाते हैं। इसके विपरीत समाज के जोंक शोषक पूंजीपति जरा जरा सी बातों के लिए लाखों का वारा न्यारा कर देते हैं। यह भयानक असमानता और जबरदस्ती लादा गया भेदभाव दुनिया को एक बहुत बड़ी उथल पुथल की ओर ले जा रहा है। यह स्थिति अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकती। यह स्पष्ट है कि आज का धनिक समाज एक भयानक ज्वालामुखी के मुंह पर बैठकर रंगरलियां मना रहा है और शोषकों के बच्चे तथा करोड़ों शोषित लोग एक भयानक खड़ की कगार पर चल रहे हैं।
असेंबली बम घटना के सुनवाई के दौरान भगत सिंह द्वारा दिए गए वक्तव्य उनकी गंभीर और प्रबल चिंतन शक्ति को दर्शाता है। लोग उन्हें सिर्फ जोशीले नौजवान के रूप में देखते थे, किंतु उनके विचारों से परिचित होने के बाद लोगों में उनके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। जब उनसे पूछा गया कि क्रांति से वो क्या समझते हैं, तब उन्होंने कहा था, क्रांति से हमारा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन। उन्होंने बम फेंकने को एक अपराध माना, किंतु उसके उद्देश्य की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनके शब्दों में उन्होंने कहा, यदि उद्देश्य को पूरी तरह भुला दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि उद्देश्य को नज़रों में ना रखने पर संसार के बड़े बड़े सेनापति साधारण हत्यारे नजर आएंगे, सरकारी कर वसूलने वाले अधिकारी चोर जालसाज दिखाई देंगे और न्यायाधीशों पर भी कत्ल का अभियोग चलेगा। इस तरह तो सामाजिक व्यवस्था और सभ्यता खून खराबा, चोरी और जालसाजी बनकर रह जाएगी। यदि उद्देश्य की उपेक्षा की जाए तो किसी हुकूमत को क्या अधिकार है कि समाज के व्यक्तियों से न्याय करने को कहे। उद्देश्य की उपेक्षा की जाए तो हर धर्म प्रचारक झूठ का प्रचारक दिखाई देगा और हर एक पैगंबर पर अभियोग लगेगा कि उसने करोड़ों भोले और अनजान लोगों को गुमराह किया। यदि उद्देश्य को भुला दिया जाए तो हजरत ईसा मसीह गड़बड़ कराने वाले, शांति भंग कराने वाले और विद्रोह का प्रचार करने वाले दिखाई देंगे और कानून के शब्दों में खतरनाक व्यक्तित्व माने जाएंगे। भगत सिंह एवं उनके अन्य क्रांतिकारियों को सरकार आतंकवादी कहती थी। अतः आतंक शब्द का व्यापक विश्लेषण करते हुए उन्होंने एक जगह लिखा है, यदि कोई डाकू कुल्हाड़ी लेकर किसी के घर में आ घुसा तो उसे आतंक कहा गया, लेकिन यदि घर वालों ने छुरी का इस्तेमाल कर डाकू को मार डाला तो उसे भी आतंक माना गया। अर्थात जब अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए ताकत का योग्य और नेक इरादों से इस्तेमाल किया गया तब भी उसे आतंक ही कहा गया। रावण जोर जबरदस्ती सीता को उठा ले गया तो वह आतंक, और सीता को छुड़ाने गए राम ने रावण का सिर काट दिया तो वह भी आतंक। ये कैसी व्यवस्था है? आगे उन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है, अपने देश की रक्षा के लिए या देश की आज़ादी की प्राप्ति के लिए शस्त्र लेकर मैदान में उतरने वाला देशभक्त जब जालिम और बलशाली की गर्दन तलवार से उतार देता है या जालिम से किसी मजलूम का बदला लेता हुआ फांसी पर चढ़ जाता है, वह या कोई और सूरवीर जो कि अपने सगे संबंधियों, अपनी पत्नी या घर बार की रक्षा के लिए हथियार लेकर लुच्चे जालिमों का मुकाबला करने के लिए निकलता है, वह बल प्रयोग तो जरूर करता है लेकिन आतंक नहीं फैलाता। अर्थात इनके किए काम आतंक के कामों में नहीं गिने जा सकते, बल्कि वे अच्छे और नेक कहे जाते हैं। सांप्रदायिक दंगों के दौर में भगत सिंह ने भारत को अंधकारमय भविष्य की ओर जाते देखा और इन दंगों के विषय में भी उन्होंने लिखा है। उनकी स्पष्ट और तीक्ष्ण बुद्धि तथा भविष्य को भांपने की शक्ति का नमूना इस लेख से प्राप्त होता है। वो लिखते हैं, जहां तक देखा गया है इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। इस समय हिंदुस्तान के नेताओं ने ऐसी लीद की है कि चुप ही भली। वही नेता जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का बीड़ा अपने सिरों पर उठाया था और जो समान राष्ट्रीयता और स्वराज के दमगजे मारते नहीं थकते थे, वही या तो अपना सिर छुपाए चुपचाप बैठे हैं या इसी धर्मांधता के बहाव में बह चले हैं। सिर छुपाकर बैठने वालों की संख्या भी क्या कम है, लेकिन ऐसे नेता जो सांप्रदायिक आंदोलन में जा मिले हैं, वैसे तो जमीन खोदने से सैकड़ों निकल आते हैं। जो नेता हृदय से सबका भला चाहते हैं, ऐसे बहुत कम ही हैं और सांप्रदायिकता की ऐसी प्रबल बाढ़ आई हुई है कि वे भी इसे रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत में नेतृत्व का दिवाला पिट गया है। दूसरे सज्जन जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते रहे हैं, वे अखबार वाले हैं। पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। यह लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं और परस्पर सिर फुटौल करवाते हैं। एक दो जगह ही नहीं, कितनी ही जगहों पर इसलिए दंगे हुए हैं कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे हैं। ऐसे लेखक जिनका दिल व दिमाग ऐसे दिनों में भी शांत रहा हो, बहुत कम हैं। भगत सिंह ने अपनी लेखनी से भारत की समस्त समस्याओं पर न सिर्फ विचार किया है, बल्कि समाधान भी प्रस्तुत किया है, और यही बात उन्हें भीड़ से अलग करती है। गांधी जी से उनके वैचारिक मतभेद रहे, किंतु भगत सिंह ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। किंतु आज जब एक ही तराजू पर भगत सिंह और महात्मा गांधी को तौला जाता है तो पलड़ा भगत सिंह का भारी रहता है, क्योंकि गांधी जी के आदर्श आज खोखले साबित हो चुके हैं। भारत की वर्तमान व्यवस्था में चोरों और लुटेरों की मौज है।
राजनीति में गांधी जी एक प्रतीक बनकर रह गए हैं। ब्रिटिश सरकार और उसके बाद आज़ाद भारत की सरकार ने भी भगत सिंह की हस्ती को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन क्रांति के सच्चे पुजारियों में अग्रणी रहे इस वीर का नाम मिटाना इतना आसान नहीं था। इस क्रांतिकारी ने अपना अधिकतर समय अध्ययन और मनन में व्यतीत किया ताकि भारत माँ को गुलामी से आज़ाद किया जा सके। उन्होंने सक्रिय भूमिकाएं भी निभाईं। बड़े क्रांतिकारी नेताओं के पकड़े और मारे जाने के बाद संगठन को मजबूत भी किया। अंतिम समय तक उत्साह और साहस से भरे हुए इस महान क्रांतिकारी ने फांसी से कुछ दिन पूर्व कहा था, मैं क्रांति का मूल मंत्र बन गया हूँ। बिल्कुल ही सही कहा था उन्होंने, क्योंकि आज भी भगत सिंह के सपनों का भारत स्थापित नहीं किया जा सका है। जिन आदर्शों और उद्देश्यों के लिए उन्होंने अपनी बलि दी, आज भी वे प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। स्वतंत्रता के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और उन्हें पूंजीपति और नेता वर्ग का गुलाम बनाया जा रहा है। न आर्थिक असमानता खत्म हुई, न जाति धर्म का भेदभाव मिटा और न ही लोगों को समान अवसर प्राप्त हुआ। कहने को स्वतंत्रता, समानता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द संविधान में मौजूद हैं, मगर मात्र कोरे आदर्शों के रूप में। आज फिर से हमें बेखौफ भगत सिंह की जरूरत है, जो मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ भारत का भला सोचे और समाज की बुराइयों को समाप्त करने के लिए जीवन पर्यंत प्रयास करे। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। भगत सिंह के कुछ विचारों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये विचार हमारे नस नस में घुल जाने चाहिए। अहिंसा को आत्मबल के सिद्धांत का समर्थन प्राप्त है, जिसमें अंततः प्रतिद्वंदी पर जीत की आशा में कष्ट सहा जाता है। लेकिन तब क्या हो जब ये प्रयास अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाएं? तब हमें आत्मबल को शारीरिक बल से जोड़ने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम अत्याचारी और क्रूर दुश्मन के रहमो करम पर ना निर्भर हों। जो व्यक्ति विकास के लिए खड़ा है, उसे हर एक रूढ़िवादी चीज़ की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा तथा उसे चुनौती देनी होगी। आमतौर पर लोग जैसी चीज़ें हैं उसके आदी हो जाते हैं और बदलाव के विचार से ही कांपने लगते हैं। हमें इसी निष्क्रियता की भावना को क्रांतिकारी भावना से बदलने की ज़रूरत है। शहीदों की वीरता को याद करते हुए हर हर महादेव, जय हिंद।